अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पाकिस्तान के मुआशी फ्रंट पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू उस वक्त सामने आया जब IMF और पाकिस्तान के दरमियान $3 अरब फराहमी का मुआहिदा तय पा गया। IMF के साथ 2019 के EFF की बजाय स्टैंड बाय मुआहिदा हुआ है और IMF बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी वस्त जुलाई तक देगा। तो ये मुआहिदा होने के बाद यकीनन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से तो बच गया है, मगर अब इस मुआहिदे के बाद हुकूमत को क्या इक़दामात करने होंगे कि मईशत सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए, यह अहम सवाल है। इस मुआहिदे को एक तरफ आवाम के लिए खुशखबरी कहा जा रहा है कि बड़ी ईद पर बड़ा तोहफ़ा मिल गया है, मगर दूसरी तरफ हुकूमत ने मुआहिदे के बाद बिजली और गैस मज़ीद महंगी करने के लिए कमर कस ली है, जबकि पेट्रोल पर ₹5 फी लीटर इजाफी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी टैक्स आयद कर दिया गया है। तो क्या ये वाकई खुशखबरी है या आवाम का असल इम्तिहान ही अब शुरू हुआ है? इस पर प्रोग्राम के पहले दोस्तों में बात करेंगे। IMF मुआहिदे के बाद मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी या सिर्फ कर्जों में इजाफा होगा? ये सवाल हम अपने तजियाकारों के सामने रखते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़फ़र हिलाली, खालिद साहब, डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब स्पेशली आज के शो के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, और ज़ुनैरा अज़हर साहिबा सीनियर तजियाकार भी हमारे साथ शो में मौजूद होंगी। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, अब जो मुआहिदा हो गया है, डिफ़ॉल्ट के ख़तरात टल चुके हैं, मगर अभी भी हुकूमत को क्या करना होगा इस IMF मुआहिदे में सस्टेन करने के लिए? देखिए रामीन, अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या होगा, अगर ये सही नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए एक रूमर है कि 500 बिलियन रुपया का एक और टैक्स इंक्रीज़ अग्रीमेंट इस पे भी हो गई है जो अब तक पब्लिकली अनाउंस नहीं होगी। अच्छा? उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा, फ्यूल बढ़ेगा और गैस बढ़ेगा, जो शायद आपने जिक्र किया था इसके बारे में। जी जी। एनीवे, अगर ये सही है तो फिर तो इन्फ्लेशन जो अब 38% चल रहा है वो इस 50% बाई जुलाई 50% हो जाएगा। अच्छा, चलिए, एक बात है कि उस वक्त तक तो शायद गवर्नमेंट जो है ये केयर टेकर गवर्नमेंट को चार्ज दे देगी तो गालियां उन पे पड़ेगी, इसलिए कि इम्पैक्ट उनके दौरान उनके मुद्दत में आएगा। मगर बात सादा सीधी ये है कि हम लोगों को समझना चाहिए कि क्या एक्चुअली व्हाट इज इट, क्या है जो IMF चाह रही है। और देखिए, उन्होंने सीधी सादी बात हमें न कितने सालों से कर रही है, मगर एक लिहाज से ड्यूरिंग ये इस प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि यार खुदा के लिए आपका रुपया का जो रेट है, एक्सचेंज रेट है, वो मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें, जो मार्केट कहती है होने दें, आप इंटरवीन नहीं करें। इसलिए कि जब भी आप इंटरवीन करते हैं आप में नुकसान में होते हैं, और जब आप नुकसान में होते हैं तो तबाही हो जाती है, हर चीज़ पे इम्पैक्ट होता है, लोगों पे, कीमतों पे, हर चीज़ पे, एट द रिजल्ट ऑफ विच आपकी इकॉनमी बैठ जाती है। दूसरा शर्त उनका ये है कि टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू आप बढ़ाएं, इसलिए कि आप जो हैं दुनिया, बांग्लादेश और हिंदुस्तान की अगर आप कंपैरिजन करें तो डायरेक्ट टैक्स और टैक्स टू GDP आपका बहुत कम है। बिल्कुल। आप विदाउट रेजिंग टैक्सेस ये चल नहीं सकता। अच्छा, तीसरी बात उन्होंने ये किया है कि इसमें कि टैक्स रेज करें, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, डायरेक्ट टैक्स रेज करें मगर नॉन टैक्स भी, जैसे लेवी होता है पेट्रोलियम पे। मगर दार साहब ने 60% अग्री किया था, 55% किया है। अब आप कह रही हैं कि 5% कब बढ़ा है मुझे नहीं पता है, मगर ये IMF के साथ एग्रीमेंट जो था वो 60% का था। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अगर उन्होंने ये IMF एग्रीमेंट को तोड़ के 55 किया है, 55 होगी, तय 60 पर हुआ था, लेकिन एवरेज अगर लगाएं तो 55 होगी। अब टेक्निकलिटीज के पीछे क्या है ये नहीं पता। चलिए, क्या टेक्निकलिटीज अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो कहना भी अजीब सा था। बहरहाल मेरे ख्याल में अगर 60 था वो कह देते इट इज 60। तो फाइनली कि इंटरेस्ट रेट को आप छुएंगे नहीं, इसलिए हालांकि 22% है इस वक्त, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हैज टू बी हाई। बिल्कुल ठीक है। ज़ुनैरा साहिबा, अब कहा जा रहा था कि ये एक अब बात ये है कि
जी हिलाली साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ दोबारा, ज़रा मुझे बाकी मेहमानों की तरफ जाने दें। जुनैरा साहब, आपको क्या लगता है ये ब्रीदर कितना अहम है हुकूमत के लिए? इन द मीन वाइल हुकूमत को अब इस मुआहदे के बाद क्या इक़दामात करने होंगे मुआशी इस्तेहकाम के लिए? Well, thank you. But अगर 3 phone calls from Prime Minister and 3 meetings from Prime Minister से ये unlock हुआ है सब कुछ, तो I need to ask कि फिर वो 3 calls और 3 meetings 9 months में क्यों नहीं हो सकती? जो इतना लंबा डिले, आज हम जो खुश हो रहे हैं, हम उस चीज़ पे खुश हो रहे हैं जो नवंबर में होनी थी लास्ट ईयर। और आई डोंट अंडरस्टैंड इसमें खुशी वाली कौन सी बात है, सिवाय इसके कि एक मुसीबत सर से टल ज़रूर गई है जिसमें हमें फंसाया हुआ था इस गवर्नमेंट ने। मिफ्ता इस्माइल इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कब से कह रहे थे देयर इज़ नो अदर वे बट टू गो बैक टू IMF। और हम देख लिया है कि पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है जिसमें आपके मल्टीलैटरल बायलैटरल जो कंट्रीज़ हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, आपके जो ADB वर्ल्ड बैंक जैसे क्रेडिटर्स हैं, और ख़ुद जो एक सिस्टम है IMF का, आप उससे बाहर निकल के कहाँ खड़े हैं? मेरा ख्याल है यू हैव लर्न दिस लेसन सो मैनी टाइम्स। जब इकॉनमी एट स्टेक जाती है तो 23-24 करोड़, अब 25 करोड़ कहा जा रहा है जो आबादी है, वो क्राइम्स नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? बहरहाल वो एक अलहदा बहस है। अब क्या हुआ है? अब कोई खुशखबरी तो है नहीं, आप वहीं से सफ़र शुरू करेंगे जो नवंबर में आपने करना था। सिर्फ पॉलिटिकली इसमें गेन इन्होंने ये किया है कि दे आर अबाउट टू गो केयर टेकर सेटअप वाला है, जो कुछ होगा वो उनके टाइम होगा। मैसिव हाई प्राइसेस जब लोगों को पे करनी पड़ेंगी बिल्स की शक्ल में, और ऑफ कोर्स कमोडिटीज पेरिशेबल आइटम्स की शक्ल में, उस वक्त वो कहेंगे कि हम तो अनलॉक करके गए थे, एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर आपको दे के गए थे, हमें नहीं पता बाद में आने वाले केयरटेकर सेटअप ने क्या किया। उसके बाद ये दोबारा इसी तरह के नारे लगा कि हमने पहले भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया था, हम दोबारा बचाएंगे, ये इनका इलेक्शन का नैरेटिव होगा, एंड द स्टोरी गोज ऑन। सो unless there are deep reforms, प्रॉब्लम वही है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमेशा से मसला है, खर्चे ज़्यादा हैं और कमाते हम कम हैं, और आई डोंट नो व्हेन वुड वी लर्न आगे की स्ट्रैटेजी। आई एम वेरी श्योर दुबई में जो नेगोशिएशंस हुई हैं उससे कुछ ना कुछ मैसेजेस थ्रो किए गए होंगे थ्रू चैनल्स कि जी ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने को तैयार हैं, इलेक्शंस कराने को तैयार हैं, क्योंकि पूरी दुनिया हमें कह रही थी इलेक्शंस कराएं, स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, ये तरीका ठीक नहीं है। सो आई एम श्योर 10 years डाउन द रोड कोई किताब लिखी जाएगी जिसमें हमें पता चलेगा कि ये क्या हुआ था। सो लेट्स फिंगर्स क्रॉस्ड अंटिल देन। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, नवंबर में जो होना था वो हुआ है जून की 30 तारीख को आखिरी दिन, इसे हुकूमत की कामयाबी कहें हम या नाकामी कहें? वो मैं तो ये कह सकता हूँ कुफ टूटा खुदा खुदा करके। तो ये कामयाबी तो किसी सूरत नहीं है। आप देखें हमारे 23 प्रोग्राम थे IMF के, 22 हमने कंप्लीट नहीं किए और ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। आपको पता है ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट नहीं हुआ, ये बीच राह में रह गया, ये स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ है आपका, और उसके तहत आपको 9 महीने में आपने ये करना है। तो उससे आप खुशखबरी इसको किस सेंस में लेंगे? हम पूरे प्रोग्राम में उनकी जो शराइत थी वो पूरी नहीं कर सके। 9 महीने में हमारे पास कौन सी ऐसी कोई कैपेबिलिटी आ गई है या कोई ऐसी सपोर्ट आ गई है या कोई हमने ऐसा कोई प्लान कर लिया है कि हम 9 महीने में वो कंडीशनैलिटीज़ पूरी कर सकेंगे? हमें अभी पता नहीं है कि जो मेमोरेंडम ऑफ फाइनेंस एंड इकनॉमिक पॉलिसीज़ जो होता है, MEFP जो होता है, वो क्या तय हुआ है इस 9 महीने के लिए। तो और ये दूसरा होनी भी आई थिंक कि 3 महीने के बाद है, और अभी मिड जुलाई में जाके उन्होंने इजलास करके फिर फैसला करना है कि आपको ये पैसे बोर्ड अप्रूव करता है या नहीं करता। आई फील, बल्कि मुझे यकीन है कि हो जाएगा ये, लेकिन पहली ट्रांच के बाद दूसरी आप ट्रांच लेने के लिए क्या वो चीज़ें सारी कर पाएंगे? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे जो सबसे दुख महसूस हुआ देख के, कोई पशेमानी, कोई परेशानी, कोई प्लान, कोई ऐसी चीज़ आपको एम्बैरसिंग कोई चीज़ नज़र नहीं आई, बल्कि बड़ी लोगों को उधार लेके तो बढ़ के लगा रहे हैं बैठ के, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उसकी निस्बत IMF की प्रेस रिलीज आप देखते हैं, उसमें वो परेशानी नज़र आती है आपको, जो पाकिस्तान के हुक्मरानों को होनी चाहिए, जो हमें होनी चाहिए, हमारे फाइनेंशियल मैनेजर्स को होनी चाहिए, वो वहाँ पर नज़र आ रही है। हमारे यहाँ वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। अब आगे इलेक्शन में जाना है आपने, तो क्या आप
ऐसे स्टेप्स लेंगे जिसकी वजह से आपका ये 9 महीने का भी कंटिन्यू रहेगी, या ये भी नामुकम्मल रह जाएगा बाकी आपके एग्रीमेंट्स की तरह जितने आपने किए हैं? तो उसके लिए बहुत बुनियादी चीज़ें करने की ज़रूरत है। 3-4 उन्होंने बड़ी मेजर चीज़ें की हैं। एक तो रोल ओवर की बात की हिलाली साहब ने, जैसे जो आप लोन डेट जो है उसको रोल ओवर करेंगे, फिर जो दूसरे मुल्कों ने आपको मदद देनी है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जो एनर्जी सेक्टर है, उसका जो सर्कुलर डेट है, उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है। उसके लिए आप प्राइस बढ़ा के करेंगे, लोगों का बेड़ा गर्क पहले कर चुके हैं। एवरेज 47 रुपीज़ यूनिट पड़ रहा है लोगों को, कैलकुलेट करके टैक्स वैक्स डाल के सारा। तो आप कहाँ 60 पे ले जाएंगे, 70 पे ले जाएंगे। लेकिन आपकी एफिशिएंसी जो है एनर्जी सेक्टर की, उसका आप क्या करेंगे? आपके पास 42,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, 22-23 हज़ार डिमांड होती है, तो आप लोड शेडिंग कर रहे होते हैं। आपके पास ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी नहीं है, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आपने कैपेसिटी चार्जेस पे करने हैं, लेकिन आप बिजली क्योंकि तकसीम नहीं कर सकते, तो उसके पैसे किस तरह से कमाएंगे आप? फिर आप अगर तकसीम करते हैं तो उसमें से भी आप 100% रिकवरी नहीं कर सकते। तो किस तरह से ये चीज़ें ठीक होंगी? उसके बाद आपके आते हैं फिर आपका टैक्स बेस जो कहते हैं लीस्ट टैक्स जो सेक्टर्स हैं, उसको आप किस तरह से फिर टैकल करेंगे? उसमें आप हिम्मत कौन करेगा? आपने पिछले शब्बर जैदी साहब का कुछ दिन पहले इंटरव्यू सुना होगा कि प्रॉपर्टी के ऊपर जब टैक्स लगाने की बात हुई तो उस वक्त के आर्मी चीफ उनको किस तरह समझा रहे थे। फिर ये स्मगल चीज़ों के हवाले से आपने स्टेप्स लेने हैं, तो उसको आप किस तरह से एड्रेस करेंगे? तो इतनी गंभीर सिचुएशन में मुझे नहीं लगता 9 महीने में ये जो भी उन्होंने एग्री किया है वॉट उसमें सिवाय इसके कि एक इंपोर्ट पे बैन उठा दिया स्टेट बैंक ने जो उस दिन, तो उसके बाद ये थोड़ा सा कहले स्मूथ हो गया। फिर जुनैरा साहब ने बिल्कुल सही कहा, प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल एफर्ट से ये हुआ है। तो अगली दफ़ा किसको एफर्ट करनी पड़ेगी? फिर क्या हमें कोई अमेरिका के सदर को फ़ोन करवाना पड़ेगा कि वो कहे IMF वालों को कि इनको कर दो लोन एक्सटेंड? तो इट्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आई डोंट थिंक कि हम पूरी कर पाएंगे शायद। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आबिद साहब, आपको क्या लगता है 9 माह के लिए जो अग्रीमेंट एक किया गया है वो पूरा करने की सलाहियत भी रखते हैं हम? Thank you very much, Ramin, for your invitation for the show, first time. जी, जिस तरह मेरे सीनियर कलीग्स ने बात की कि पाकिस्तान का असल में इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मुकम्मल ओवरहालिंग मांगता है। कल प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि वो ये ख्वाहिश रखते हैं और वो ये दवा करते हैं कि ये आखिरी IMF का प्रोग्राम हो। हमारा अनफॉर्चुनेटली मसला ये देखें, पाकिस्तान में अगर हम सोशल मीडिया को देखें, वहाँ पे लर्नेड लोगों के ये तबसरे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमतों को अपनी एलिटिस्ट इकॉनमी को प्रो पीपल बनाने के लिए कोई दर्द उनके सीने में नहीं है, जबकि IMF उनसे ये कह रहे हैं कि आप जो अपना एलिटिस्ट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आप टैक्स की रेशो को बढ़ाएं, आप उन लोगों की मराहत को कम करें और पाकिस्तान के पिसे हुए अवाम को कुछ रिलीफ दें। यानी वो IMF जो एक आलमी जो साहूकार इदारा है, आई मस्ट से कि वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका मकसद पैसे बनाना है, और दुनिया को वो कोई सोशलिज्म की बुनियाद के ऊपर या मसावात की बुनियाद के ऊपर कोई वो नहीं देते रिलीफ जो फैसिलिटेशन है। वो इदारा अगर ये कह रहा है, और पाकिस्तान के अंदर आप देखिए अरबों रुपए का पेट्रोल, अरबों रुपए की बिजली और इसी तरह की मराहत उस तबके को मुफ्त में मिलती हैं जो पहले ही एलिटिस्ट है, जो पहले ही हैव्स हैं, जो पहले ही प्रिविलेज क्लासेस हैं। और ख़ुद कल किसी ने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर जब ये खुशी से इजहार कर रहे थे कि वो IMF से कर्ज लेने में या कर्ज की कुछ बेल आउट में कामयाब हो गए, तो उन्होंने जो टाई पहनी हुई थी वो लाखों रुपए की थी पाकिस्तान में। तो हम दुनिया को क्या मैसेज देते हैं कि आप देखिए इंग्लैंड के अंदर आप अपनी एलिटिस्ट जो उनकी क्लास है उसको कितना पेट्रोल मुफ्त मिलता है, कितनी बिजली मुफ्त मिलती है, कितनी गाड़ियां हैं वहाँ पे। यहाँ पे एक एक ब्यूरोक्रेट के बच्चे 4-4 गाड़ियां लेकर इस्लामाबाद की सड़कों पे घूम रहे होते हैं, उस गरीब तबके के पैसे से, उस गरीब तबके के हक से कि जिनको ना पानी मैसर है, ना खाना मैसर है। मोर देन 42% पीपल इन पाकिस्तान लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। और उस मुल्क के हुक्मरानों की और उस मुल्क के स्टेट स्ट्रक्चर की अयाशियों का ये आलम है कि वो अरब हार रुपए की उनको जो सब्सिडीज़ और प्रिविलेजेस मिल रही हुई हैं। अभी हमने देखा कि हज के ऊपर बात हुई, बड़े हाई प्रोफाइल स्टेट के जो करता धरता हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ चार्टर प्लान बुक करके दोस्तों को डालकर हज तक की जो इबादत है जो उस आदमी पर फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तिताअत हो अपने, वो भी हम स्टेट के पैसों से और इस गरीब कौम के पैसों से करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक देखिए IMF एक आलमी कैपिटलिस्ट सिस्टम का एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, हमें अपनी स्टेट को देखना है, हमें अपने लोगों को देखना है कि हम एक ऐसा मुल्क हैं कि जहाँ पे
आधी के करीब हमारी आबादी खत गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। हमारे यहाँ जो हमारी फूड बास्केट है वो पानी के अंडर है। तो पाकिस्तान की रियासत को इन अल्फाज के एदाद और शुमार के हेर फेर से निकल कर भी अपने लोगों की हालत को देखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि एक आदमी के पास वसाइल हो तो कोई कहीं जालिम तरीन आदमी को भी ये तरस आ जाता है कि उसके सामने भूख और अफलास से लोग पड़े हुए हो। तो और मैं हैरान हूँ कि हमारी इस एलीटिस्ट स्टेट के जो करता दरता हैं, इनको अपने ही लोगों पर वो वोट देने के लिए तो वो मशीन है, लेकिन उनके हालात के ऊपर अभी ईद गुजरी है, हमने अपने इर्द गिर्द देखा कि लोगों की इतनी पैथेटिक कंडीशन है कि इंसान को तरस आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कोई रिफॉर्म्स करने को तैयार नहीं है, हम कोई ऐसा रेवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि सारे के सारे मईशत पर सियासत करते हैं। इस मुआहिदे का अवाम पर क्या असर होगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा आवाम के लिए खुशखबरी आ गई है। IMF से मुआहिदा तय पा गया है। ये वो हेडलाइंस थीं जो चली मुख्तलिफ TV चैनल्स पर गुज़िश्ता रोज़, मगर यहाँ पर इस बात पे नैरो डाउन करके सोचने की ज़रूरत है कि क्या वाकई इससे आवाम को कोई रिलीफ मिला है, क्या वाकई इसका कोई ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट आवाम पर आएगा, या इस वक्त महंगाई का तूफ़ान सर उठाने जा रहा है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं हमारे तजियाकारों के साथ जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है ये मुआहिदा हुकूमत के लिए रिलीफ है, मगर क्या आवाम के लिए एक तकलीफ का बाइस बनने जा रहा है? देखिए, हुकूमत के लिए क्या रिलीफ है? चलिए, एक लिहाज से रिलीफ है, दे बॉट टाइम, और कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ उनको टाइम मिला है to fix the problem. Real question क्या है? Real question is the economy. What is wrong with the economy? Reform. हर चीज, हर basic structural reform, हर institution, FBR, government, हर institution को loans तो सिर्फ आपके वक्त खरीदते हैं, मगर इन लोगों को कभी समझ ही नहीं आता है। ये लोग जो आपको कह रहे हैं कि रिलीफ रिलीफ, ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम अच्छी बात है। दे हैव नो इंटेलिजेंस, दे आर ब्लडी फूल्स। आपको IMF प्रोग्राम में जाने के साथ इसका मतलब ये है कि यू आर अ ब्लडी फेलियर। एग्जैक्टली। अब मैं जानना चाहता हूं कि इनके 23 दफे इन लोग गए हैं। माफ करिए अगर इफ आई साउंड एक्सट्रीम इन माय लैंग्वेज, मैं तो पूछना चाहता हूं कोई और मुल्क दुनिया में नहीं है तो 24 दफे गई है भाई। सही बात। और कुछ नहीं सीखा। तो आप मुझे बताएं, ये किस चीज पे इन लोग खुशी हो रही है? किस चीज पे एक प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है इट्स डिमीनिंग कि मैं 3 दफे फोन किया, 2 दफे उसके दरवाजे के पीछे बाहर खड़ा रहा, और फिर आखिर मैंने जाके ये काम किया। माय गॉड, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है? And the 5th largest country in the world, nuclear power, 7th largest army, और ये 24 दफे तुम अपना इकोनॉमी को, लोग आके तुम्हें सबक सिखाते हैं। एक छोटे आइलैंड्स के मेंबर्स बैठे होते हैं, कहते हैं नॉटी बॉयज, तुम लोगों को आता नहीं है, तुम लोग स्पेंथ्रिफ्ट्स हो, तुम लोग समझते नहीं हो। अच्छा लगता है आपको वो सुनते हुए? क्या यार। और अभी क्या किया इन्होंने? और देखिए, माफ करिए, मैं तो समझता हूं कि एक किस्म की हिमाकत हुई है। बिल्कुल ठीक है। क्या मैं आपको बता सकता हूं? देखिए, हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आर रॉन्ग। मिसाल के तौर पे लेबर एक्सपोर्ट अच्छी चीज है, लेबर एक्सपोर्ट अच्छा चीज है। आप मुझे बताएं, आप अपने लोगों को भेजते हैं तो रिमिटेंसेस के लिए लोग दुनिया में भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, फिर वो रिमिटेंस उनको, फिर वो उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ये तो आप अपने लोगों को भगाते हैं इधर से। माने इतना बुरा कर दो पाकिस्तान के कोई ठहरना ना चाहे, इसलिए कि रिमिटेंसेस बढ़ जाएंगे। यार ब्लडी, बिल्कुल बड़ी एम्बैरेसिंग ये सिचुएशन है। जुनैरा साहिबा, आवाम तो यही जानना चाहती है, और मैं भी आपसे यही सवाल करूंगी कि IMF मुआहिदे के बाद आवाम को क्या मिलेगा? क्या आवाम के लिए कोई आसानियाँ आएंगी?
देखिए, ये तो हमें जब स्टाफ रिपोर्ट रिलीज होगी ना IMF की तरफ से, ये हमें तब पता चलेगा, बिकॉज मुझे इस गवर्नमेंट पे या अपने लोगों पे तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये कहते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और बाद में होता हर 15 दिन में आपको एक नया बजट और एक नई प्राइस टैग अगर मिल रही है तो इट मींस दे आर लाइंग टू द पीपल। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अब तो जर्नलिस्ट को आगे से एक आधा थप्पड़ भी रसीद हो जाता है अगर वो क्वेश्चंस करें तो। सो बेसिक ना हम पूछ सकते हैं, ना हमें सच बताया जाता है, तो मैं तो रिलाय करती हूँ IMF के ऊपर कि वो लोग जो कह रहे होंगे वो ठीक कह रहे होंगे, विच इज अ सॉरी सिचुएशन। सो बेसिकली इतना ट्रस्ट डेफिसिट जहाँ हो वहाँ सिवाय इसके मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि जब आप लोन लेते हैं तो आपने उनकी बात मान के लोन लिया है, आपने वो सारे टैक्सेस एग्री किए हैं जो उन्होंने लगाने को कहे, तो इट सिंपली मीन्स कि आवाम के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। तो व्हाट आर वी सेलिब्रेटिंग एक्चुअली? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही हम सेलिब्रेट क्या करें। दूसरी चीज ये है कि somebody got to answer this question कि आप कह रहे थे आपके पास प्लान बी भी है। बी को भी तो बीच में इनकॉर्पोरेट करें फिर, अगर वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि सिर्फ इस एक ट्रांश से आपका मसला हल होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि कंसिस्टेंटली जमहूरियत को एक पूरा टेन्योर मिले, पॉलिसी की कंटिन्यूटी हो, रीस्ट्रक्चरिंग हो, रिफॉर्म्स हो, तब जाके ये मसला हल होगा। अभी तो नियर फ्यूचर में बहुत बुरा वक्त आने वाला है। ठीक है। पावरफुल इमेज हमने देखा जब मोदी ने विजिट किया है व्हाइट हाउस को, कि जो बाइडेन चेयर कर रहे हैं एक इस तरह की मीटिंग को जिसमें सारे जो जायंट्स हैं, टेक जायंट्स, यू नेम इट, एप्पल, अमेजॉन, उनका रिलायंस, उनका टाटा, एवरीबडी वाज सिटिंग देयर। वो इन्वेस्टमेंट उनके मुल्क में लेके जा रहे हैं और हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कभी इंपोर्ट बंद कर रहे हैं, कभी खोल रहे हैं। बैंक्स वालों से जा वो कहते हैं कि हमें कहा गया कि बस कह दें कि डॉलर नहीं है। लोग आके बैंक वालों की गुस्सा निकालते हैं। पीपल आर रैपिंग अप देयर बिजनेसेस एंड गोइंग अवे। तो इसको अगर आप रिलीफ समझते हैं तो रिलीफ का फिर मतलब आई डोंट नो डिक्शनरी में क्या है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आबिद साहब, प्लान बी वाली बात जुनैरा साहिबा की, ये सवाल कल भी कई मरतबा पूछा गया वज़ीर ख़ज़ाना साहब से भी और शहबाज शरीफ साहब से भी कि अगर प्लान बी आपके पास मौजूद था, जिस पर उन्होंने खुद भी ये कहा कि अगर प्लान बी पर अमल करते तो हम वापस रिवर्स कर लेते तमाम जो सख्त शराइत हमने IMF की मांगी थी, उससे ज़ाहिर है फिर आवाम को रिलीफ भी मिलता। तो रिलक्टेंट थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया कि प्लान बी था क्या और उस पर अमल क्यों नहीं किया, उस पर फोकस क्यों नहीं किया। आपको क्या लगता है, क्या वाकई कोई प्लान बी था या फिर ऐसी बस बातें थी? होता तो वो इतनी रिलक्टेंस क्यों शो करते, उसको बताते कि, और एक तरफ से जब ये दिखा रहे हैं वो कि उस प्लान बी से पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलता, तो व्हाई डिडंट यू गो फॉर द प्लान बी? ये देखिए, जो भी शराइत थे, IMF तो शराइतें माने, और ये ज़हन में रखिए कि जो प्लान बी होते हैं वो भी अपनी शराइत के ऊपर आपको रिलीफ देते हैं, फाइनेंशियल आपको बेल आउट पैकेजेस देते हैं, आपको प्रोग्राम्स देते हैं, तो वो भी आपसे कोई डिमांड करते हैं। ये नहीं होता, पैसे दुनिया में कोई भी बांटता नहीं है। हम कहते हैं चीन हमारा बड़ा दोस्त है, तो चीन दुनिया में पैसे नहीं बांटता, वो अपनी पॉलिसीज को देखता है, अपने इंटरेस्ट को देखता है। वो ये देखता है कि ये सहूलत देकर उसको क्या फायदा होगा। लेकिन अब आप देखिए कि मुफ्ता इस्माइल जो आज से 1 साल पहले जो बात कर रहा था, वही उन्हीं कंडीशंस के ऊपर इसाक डार ने उसको IMF के साथ जो है वो ये जो मायदा किया है, ये किया है। तो फिर फर्क क्या था, उसको हटाने की जरूरत क्या थी? वो बुलंदो बांग दावे क्यों थे? साइंस के अंदर या आज के मईशत में जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो टेक्निकलिटीज हैं, उनके अंदर चालाकियां नहीं होती। दवाओं से और चालाकियों से मईशतें नहीं चलती। मईशतें चलती हैं साइंटिफिक उसूलों को। जो भी सरमायादारी निज़ाम के इस वक्त दुनिया में कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उसकी जो साइंस है उसके ऊपर अब ट्रूली अमल करेंगे तो आप उसको अपने लोगों के लिए बेनिफिशियल बना सकें। लेकिन मैं फिर अगेन उसी पॉइंट पे स्ट्रेस करूंगा कि इस मुश्किल, देखिए एक सिचुएशन तो है ना, हमारा मुल्क एक इमरजेंसी से गुजर रहा है, ये बात हमें हुकूमत बताती है, और लोगों के जो हालात हैं वो भी हमें, दे स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स, द कंडीशन ऑफ द पीपल प्रिवेलिंग अक्रॉस द कंट्री। तो इस मईशत की इमरजेंसी की सूरत हाल में ये हमेशा अवाम, गरीब अवाम को ही क्यों कुर्बानी देनी पड़े? इस दफ़ा हमारी एलीट कुर्बानी क्यों ना देगी? अगर हमारे मुल्क के हालात इतने बुरे हैं, हम
सेनेट में वो बिल लेके आए कि ताहयात। अब इमेजिन कीजिए कि किसी को ये फिक्र है कि जिस आदमी की 20,000 रुपया 25,000 रुपया आमदनी है, वो पीएन है, क्लास 4 है, या बेचारा रेडी वाला है, मजदूर है, उसको जो है वो बुढ़ापे में कहाँ से वो खाएगा, अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएगा। तो हमारी रियासत एक वेलफेयर स्टेट नहीं है, हमारी रियासत जो है ये एक एलिटिस्ट स्टेट है, इसके डीएनए में एलिटिज्म है। और ये सारे देखिए ये IMF की जो बातें हैं ना, जो टेक्निकलिटीज जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठ के करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स में, हमारा उनसे गरज नहीं है, हम लेमैन हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को कितना रिलीफ मिला है आपकी पॉलिसीज से। हमें ये बताइए कि आपने आइदर विद IMF और विदाउट IMF और विद अदर ऑप्शंस, बी ऑप्शन, सी ऑप्शंस, व्हाट यू हैव एक्चुअली ईज्ड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। के पाकिस्तान के गरीब और पिसे हुए तबकात को, सफ़ेद पोश लोगों को, हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, जबकि हमारी एलीट अपने मफादात के लिए, अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए, अपनी गाड़ियों के लिए कहीं भी कोई कंप्रोमाइज कर। देखें, कोई सिंबॉलिक एक्शन ही होते हैं ना, बाज़ दफ़ा बहुत सारे ऐसे सिंबॉलिक एक्शंस होते हैं जिससे अवाम नास के दर्द कुछ कम होते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म को, हमारे चेयरमैन सेनेट को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारी कैबिनेट को, हमारे मेंबर्स पार्लियामेंट में भी कुछ दर्द हो रहा है हमारा, वो कुछ दिखलावे के एक्शन ही कर देते। अनफॉर्चुनेटली किसी ने तो रिलीफ बारे में एग्जैक्टली पूछा गया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि अशराफिया क्यों नहीं कुर्बानियां देती, आप क्यों नहीं कुर्बानियां देते। तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे कई वुज़रा ने अपनी सैलरीज रखवा दी कि आप हमें सैलरी ना दें, तो बस उनके हिसाब से ये जेस्चर ही काफ़ी होता है, बाकी उनके दौरे भी चल रहे हैं। मैं देखिए वक्फे में राव खालिद साहब मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट के अंदर 342 लोग बैठे हुए हैं। ये पता कर लीजिए, एक स्टडी करवा लीजिए कि उन 342 में से कितने हैं जिनके पास पहले ही पार्लियामेंट में आने से पहले 10-10 गाड़ियां नहीं हैं। और जो पॉलिटिक्स है ये एक वॉलंटियरी बिजनेस है। दुनिया भर के अंदर लोग अवाम नास की मदद करने के लिए वॉलंटियरली खुद को पॉलिटिक्स में लेके आते हैं। हमारे यहाँ एक आदमी जो अरबपति है, जो फ्यूडल लॉर्ड है, जो बिजनेस लॉर्ड है, जो कोई और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आदमी है, वो आता है पाकिस्तान के गरीब अवाम के ऊपर, उसको 4-4 गाड़ियां मिलती हैं। क्यों भाई? आप उन लोगों को जो मसलन फॉर इंस्टेंस एक कृष्णा कोहली हैं थर से, उनके पास गाड़ी नहीं होगी, आप उनको दे दीजिए। बाकी इतने लोग जो पहले ही अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, मुश्किल हालात में पाकिस्तान के अवाम के पैसों से उनको जहाज और गाड़ियां और बैरूनी सफर और दवाइयां और पेट्रोल, आप इस इमरजेंसी में तो खुदारा रोक दीजिए। कम से कम IMF के सामने थोड़ी सी आपकी शर्म ज्यादा हो जाए कि आपने भी कोई एक्शन लिया। इससे पहले आपको खुद भी कोई सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या इस मुआहिदे का कोई मुस्बत ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा आवाम पर? देखिए, इसमें एक एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है जिससे थोड़ा सा इन्फ्लेशन रुक सकती है, लेकिन वो भी क्योंकि डार साहब उसको डील करते हैं, उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी है, वो है डॉलर। अगर डॉलर की स्टेबलाइजेशन होती है तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन पे पड़ेगा कि चले डॉलर रुक गया कहीं पे, तो वो एक है। लेकिन वो भी क्योंकि डार साहब के होते हुए तो मुझे नहीं लगता कि डॉलर की प्राइस भी कोई आपके कंट्रोल में आएगी। उसकी जो स्मगलिंग हो रही है बाहर, उसको किसी तरीके रोका जा सकेगा, अभी तक तो नहीं रुकी। अच्छा। दूसरा ये कि आवाम के लिए पॉलिसीज़ जो आपने बनानी है बुनियादी तौर पे, उसके लिए क्या होमवर्क आपने अब तक किया है? कोई एक चीज़ मुझे बता दें। सिर्फ बयान देते हैं कि आम आदमी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इस टैक्स से आम आदमी को कुछ नहीं होगा। आप जब टैक्स लगाते हैं, जिस तबके पे भी लगाते हैं, जिस क्लास पे भी आप लगाते हैं, तो उसका वो या तो बिजनेस क्लास है या वो बहुत बड़ा कोई आदमी है जिसके इक़्तिसादी तौर पे बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं, तो वो पास ऑन करता है। तो कैसे आप आम आदमी को उससे बचा सकते हैं? वो तो करेगा। दुनिया भर में जो एक तरीका है, जो दौलत की मुनसिफाना तकसीम तो उस तरह से नहीं होती, लेकिन एक तरीका किया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा लोग कमा रहे हैं उनको उसी तरह से टैक्स चार्ज किया जाता है ताकि वो दूसरे तबके में उसको तकसीम किया जा सके। जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, उनको दिया। IMF ने अपने प्रोग्राम में आपको सबसे ज़्यादा जोर इस पर दिया है कि जो आप BISP वगैरह है या इस तरह के आम आदमी की किस्मत बेहतर बनाने के लिए, उसकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए उस पर आप इन्वेस्ट करें। फिर पाकिस्तान के अंदर यूथ बल्ज है, जॉब जनरेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी इंडस्ट्रीज अगर बंद हो रही हैं, आपके IT सेक्टर का हाल, या 3 दिन आपने इंटरनेट बंद किया, IT सेक्टर में कितना नौजवानों को नुकसान है जो काम कर भी रहे थे।
उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, जॉब जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं? जब लोग कमाएंगे नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं होगा और प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी, तो किस तरह से खर्च होगा, किस तरह से आपके बिजनेस ओवरऑल उसका एक कह ले के डोमिनो इफेक्ट आएगा। एक चीज़ अगर बंद होती है वो आगे से करते करते सारी चीज़ों पे इम्पेक्ट करती है। एक्सपोर्ट की आप मिसाल ले लें, आपके यहाँ जो सियालकोट में जो लोग सर्जरी का इक्विपमेंट बनाते थे या स्पोर्ट्स का जो अभी करते हैं, फुटबॉल का ऑर्डर बंदा खुद जाके अपने मेहनत करके फीफा से लेता है, आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती बल्कि हर्डल्स पैदा करने की कोशिश करती है। इस तरह से आपके सर्जरी की एक्सपोर्ट है, इस तरह आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है। आपने क्या वैल्यू एडिशन की है अब तक? आप अपनी यील्ड ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आपके यहाँ लोगों 200 मन गंदम और चावल ले रहे हैं। सारी प्रॉब्लम करती है। राखाल साहब, खुदा ग्रामी की माजरत, मुझे इस वक्त ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा है। नाज़रीन, स्टे विद अस। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े ऐलान करते हुए कहा कि मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन का ऐलान और उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये काम इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक करना है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि IMF मुआहदे के बाद आने वाले महंगाई के तूफ़ान के नून लीग पर क्या सियासी असरात मुरतब होंगे, और अगर इस मुआहदे की एक पॉलिटिकल कॉस्ट है तो नून लीग कैसे इंतखाबात में जाना अफोर्ड कर पाएगी? यही सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखेंगे। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है वज़ीर-ए-आज़म में इसमें इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, और आपके ख्याल में क्या वाकई मुद्दत पूरी होने के बाद इलेक्शन हो जाएंगे? मुद्दत पूरे होने के बाद इस किस्म के प्रोग्राम जो अगर 50% तक इन्फ्लेशन जाना है तो वो तो छोड़ के भागेगा। अच्छा, वो तो गवर्नमेंट हैंड ओवर करने की पूरी कोशिश होगी टू केयर टेकर्स। अब उसके बाद इलेक्शंस होते हैं कि नहीं, ये क्या कह सकते हैं। मगर देखिए तो सही यार, ये किस किस्म का ये किस किस्म का सिचुएशन हम है। आपने तो इस वक्त इकोनॉमी पे बात शुरू की थी, मगर आपने थोड़ा सा और चलना था ना। लोगों को बताते 140 फॉरेन कंपनीज क्यों छोड़ के चले गए हैं पाकिस्तान। आप बताएं ना, ये किस पे एड्रेस हुआ है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, किधर, किसने? टीवी पे भी मैंने नहीं देखा है लोग इसके बारे में बात करते हुए। ये बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। क्यों, क्या हो रहा है कि ये आप प्रॉफिट वो वादा करके आप बुलाते हैं, इस कमर्शियल सेक्रेटरीज, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट काउंसलर्स रखे हुए हैं बाहर, और आप उन लोगों को कहते हैं कि पैसे लाओ, पाकिस्तान में प्रॉफिट 100% रिमिट कर सकते हो, और एक दिन आप कहते हैं कुछ नहीं बेच सकते। आप कहते हैं कि वो देखते हैं, वो आते हैं, 5वां सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया में, 250 मिलियन पीपल हो जाएंगे, मगर वो कहते हैं कि इकोनॉमी डाइवर्सिफाई नहीं हुआ है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जीरो, लेबर प्रोडक्टिविटी जीरो। बिल्कुल यार, तो ये जो आप कहते हैं सस्ता लेबर है, जब प्रोडक्टिविटी नहीं है लेबर पे तो इट बिकम्स ब्लडी एक्सपेंसिव। जब उनको आता ही नहीं है कुछ करने के लिए, तो देखिए कहने की बात है, खुदा के लिए गेट रियल। आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास यू हैव डी इंडस्ट्रियलाइज्ड। आप सिर्फ लोगों को भेज के, और आप इतने होक्स है ये, मैं आई एम टेलिंग यू इट्स अ होक्स। इसलिए डॉक्टर्स तो बाहर जाते हैं, मगर पता क्या होता है, उनकी फैमिलीज उनके साथ जाती हैं, और कुछ दिनों के बाद कोई रिमिटेंस नहीं होता पाकिस्तान को। बिल्कुल ऐसे है। और ये जो बेचारे मिडिल ईस्ट को जाते हैं, क्या किस्म के टर्म्स, वो कैसे उधर रहते हैं, आई टेल यू। हम तो उन पे उनसे एडवांटेज हम ले रहे हैं। अनप्रोडक्टिव, अनएजुकेटेड पीपल को हम भेज रहे हैं, और वी आर ट्राइंग टू बोस्ट के उनके अर्निंग से हमारा एक्सपोर्ट्स और ये वो बढ़ रहे हैं। ये किस किस्म के वैल्यू स्टैंडर्ड्स हैं आपके? आई एम सॉरी, आई एम लूजिंग इट हियर। नहीं, बड़ी अजीब और आपने बात इनकी की ये बस चलिए चले। ज़ुनैरा साहिबा, जो मुआहदा हुआ है, क्या नून लीग को इसकी सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी या फिर असल में उन्हें इसका फ़ायदा होगा?
Well, because everything is a hoax, जैसे अभी हिलाली साहब ने कहा, तो I would add to it कि everything is a bubble here. Create करके कुछ दिखाया जाता है और realities कुछ होती हैं, claims कुछ होते हैं, base कुछ होती है. अगर उन्हीं की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो जो इतना हम पॉलिटिकल लीडर्स से सुनते हैं ना, पाकिस्तानीज़ में बड़ा पोटेंशियल है. आप दुनिया में जहाँ जाएं आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, और सबसे पहली बात ये, वो पाकिस्तान से गए क्यों हैं? Exactly. अगर वो तो शर्म की बात है. इतने जबरदस्त लोग हैं, उनको यहाँ से जाना क्यों पड़ा? Why did they prefer? Maybe 2%, 3%, 5% ऐसे हों जिनको वैसे ही किसी वजह से लगता हो कि वो कहीं और जाके रहना चाहते हैं, बट इन द फर्स्ट प्लेस तो जो अपने मुल्क से जाता है वो मजबूरी में जाता है. डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी हो चुकी है, फैक्ट्स पर कोई नहीं चलता, परसेप्शंस पे चला जाता है, बयानियों की जंग चलती है. आपको क्या लगता है, क्या नून लीग सक्सेसफुली अब ये बयानियाँ बनाने के काबिल होगी कि हमने मुल्क को मुश्किल से निकाला, और उस पर इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शंस में जाने की बात अब वो कर रहे हैं, ऐलान कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने? देखिए, ऐलान तो वो पहले भी कर रहे हैं, और ये हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि ये बात ऐलान की नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है. यू वुड गो फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इफ यू आर नॉट गोइंग टू होल्ड इलेक्शंस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड. डॉक्टर साहब, ये तो फिर देखिए ना, 14 मई के जो इलेक्शंस थे वो भी तो नहीं हुए ना, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था 90 दिन के अंदर इंतखाबात. प्रेसिडेंस मिल गया ना हमें कानून तोड़ने. ठीक है, मैं इसी तरफ रेफर कर रहा हूँ, कि कहते वो हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन आया इलेक्शन होते हैं डेट, अपनी गिवन डेट के ऊपर या नहीं होते, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है. और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि उनको पॉलिटिकल कास्ट पे करनी पड़ेगी, तो मेरा ये ख्याल है कि आने, और एक बात ये भी है कि पाकिस्तान में, जैसे आपने खुद ही अपने क्वेश्चन में रेफर कर दिया, कि परसेप्शन इज मोर पावरफुल देन रियलिटी इन पाकिस्तान. कि यहाँ पे जिन लोगों ने 100 डिसीजंस किए, किसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश की, उनके साथ हमने पता नहीं क्या सलूक किया, उनको कहाँ पहुँच दिया, जेलों में डाल दिया, फांसी पे चढ़ा दिया. लेकिन जो प्लेइंग टू द गैलरीज जानते हैं, जो अपने बयानिए को और अपने नैरेटिव को, अपने फॉल्स नैरेटिव को कल्ट की बुनियाद के ऊपर लोगों में सेल करना जानते हैं, वो होते हैं. फिर ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की सपोर्ट से हुकूमतें नहीं आती, ये हमें, ये रियलिटी बड़ी सोर रियलिटी है, लेकिन हमें मान लेनी चाहिए कि यहाँ बहुत सारे और एक्टर्स हैं जिनकी सपोर्ट दरकार होती है, बहुत सारे और टैक्टिक्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, बहुत सारी जगहों पे आपको काबिल कबूल होना पड़ता है, फिर जाके पाकिस्तान के अंदर आप हुकूमत बना सकते हैं. तो क्या जानिए कि कब जब इलेक्शन होंगे तो कौन मंजूर नज़र होगा, कौन बयानियाँ अच्छा सेल कर सकेगा, कौन सोशल मीडिया यूज़ करेगा, किसके जलसे बड़े बड़े होंगे या बड़े बड़े करवा दिए जाएंगे, ये उस वक्त की बात है. लेकिन हकीकत यही है कि जो हमने इसमें डिस्कस किया कि इकनॉमिक्स, जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, जो पाकिस्तान की इकनॉमिक रियलिटीज़ हैं, वो इतनी ज़्यादा भयानक हैं कि पाकिस्तान के अवाम के लिए इसमें कोई अच्छी खबर नहीं है. पार्टी ए आती है, पार्टी बी आती है, पार्टी सी आती है, कौन चालाकी से लोगों की सपोर्ट को मस्टर कर लेता है, मनूवर कर लेता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन पाकिस्तान के अवाम के लिए ना इकॉनमी में ना पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कोई अच्छी खबरें हैं. ठीक है. राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, इज इट सेफ फॉर नून लीग अब इस वक्त कि वो इलेक्शन में जा सके? क्योंकि बकौल उनकी अब यही वो जो परसेप्शन बना रहे हैं वो ये है कि जी हमने पाकिस्तान की नैया पार लगा दी है और डिफ़ॉल्ट से बचा लिया हमने पाकिस्तान को. आपको लगता है कि ये बिकेगा? ये देखिए, जो डिफ़ॉल्ट से बचाने वाली बात है, हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि ये इन्होंने खुद एक क्रिएट किया पहले एक परसेप्शन कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है. अब कह रहे हैं हमने बचा लिया, हमने बचा लिया. तो ये खुद ही एक क्रिएट करते हैं चीज़, फिर उसके ऊपर पे बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं. अभी तक इन्होंने बहुत एफर्ट किया मुख्तलिफ़ किस्म के बयानियाँ बनाने की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए. अब इस स्टेज के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज़ें ये करते हैं जिससे अवाम को ये यकीन दिलाएं कि जी बड़े वो अवाम के दुख तकलीफ़ का उन्हें एहसास है, कोई ऐसा उनको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, तो IMF का जो अभी जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको वो स्पेस प्रोवाइड करता है. तो वो उसमें तो वो नहीं कर सकेंगे. ठीक है. दूसरी इलेक्शंस की जहाँ तक जो लग रहे हैं बज़ाहिर आसार, वो इलेक्शन कमीशन बड़ा एक्टिव हुआ है. उसने 18 जुलाई तक कहा है जी अपने इंतखाबी निशान ले लें पार्टीज़, हमें दरख्वास्त दे के कोई उनकी तरफ से थोड़ी सी एक्टिविटी नज़र आ रही है. वो भी मुझे होक्स ही लग रहा है, मुझे कोई बहुत सीरियस काम वो भी नहीं लग रहा. बात यह कि 2-3 सूरतों में इलेक्शन हो सकते हैं.
पीटीआई डिसाइड करे बाइकाट करने का, फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। पीटीआई के बारे में यकीन हो जाए इनको कि वो इतनी डाइल्यूट हो गई है, इतना उसका बुरा हाल हो गया है कि वो शायद 15-20 सीटों से ज़्यादा ना जीत सके और कुछ सपोर्ट उसकी नहीं रही, फिर हो सकते हैं। अदरवाइज़ कोई चांस जल्दी होने का नहीं है। तीसरी सूरत जो है वो डॉक्टर साहब ने बड़ी वजाहत से बयान कर दी है कि वो पहले भी मैंने कहा था दुल्हन वही जो पिया मन भाई। तो अगर पिया डिसाइड कर लेते हैं कि हमने किसको लेके आना है तो फिर इलेक्शन भी हो जाएंगे, उसके रिजल्ट भी उसी तरह से होंगे। लेकिन वो बहुत उसमें क्रेडिबिलिटी का बड़ा इशू आएगा कि आईएमएफ ने यकीनन ये ज़रूर बात की होगी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से वो यकीनन वही राय रखते हैं जो सब लोगों की यहाँ पे है कि इंतखाबात और मुंतखब हुकूमत के बगैर, अवामी मैंडेट वाली हुकूमत के बगैर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इसको अगर जियो पॉलिटिक्स हम डिफ़ाइन करें तो मेरा ख्याल है आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उसमें ये सर फहरिस्त होनी चाहिए, क्योंकि आगे अगर उन्होंने चलना है इस एसपीए के बाद भी, अगर अगली हमने जो 10वां और 11वां प्रोग्राम करने की हम सोच रहे हैं तो 3 साल के लिए, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो। तो ये एक उम्मीद की किरण मुझे नज़र आती है कि आईएमएफ की कंडीशनैलिटी में ये जो चीज़ अगर है तो फिर हम शायद इलेक्शन की तरफ जाएं। इलेक्शन किस किस्म के होंगे ये बहुत ही एक डेंजरस कह ले के एक चीज़ भी हो सकती है। अगर नॉर्मल हालात में होते हैं, नॉर्मल तरीके से होते हैं, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड पे नॉर्मल तरीके से भी अगर होते हैं तो मेरा ख्याल है उसके रिज़ल्ट काबिल कबूल होंगे। लेकिन उससे हट के अगर कोई काविश या कोशिश की जाएगी तो कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा। आवाम को तो वैसे ही नहीं होना, आवाम की राय से तो चीज़ें होती नहीं यहाँ पे। अगर आवाम की राय से कुछ ना कुछ हो जाए तो फिर कोई उम्मीद की किरण जाग सकती है कि हम कुछ सही सिमत में शायद चल निकलें किसी वक्त जाके आगे 1-2 साल में। लेकिन ये जो कुछ भी होगा उसके बाद इकनॉमिकली जो हमने वो मैंने पहले मेंशन किया, बाकर रज़ा साहब जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, अगर होता भी उन्होंने कहा था बड़ा पेनफुल और प्रोटेक्टेड जो है ना रिकवरी का ये प्रोसीजर होगा और ये कई साल तक चल सकता है। तो इसलिए हमें बहुत एहतियात से, बहुत तरीके से चलने की ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इस चीज़ को मद्देनज़र रख के, चीज़ों को देख के इलेक्शंस के हवाले से बड़ा अपनी सेंसिटिविटी शो करनी चाहिए और इलेक्शन इस किस्म के होने चाहिए कि कम अज़ कम लोगों को यकीन आ जाए कि हाँ इलेक्शन हुए हैं, काफ़ी बेहतर हुए हैं और आवाम की नुमाइंदा हुकूमत आ गई है। जी बिल्कुल, इस वक्त इलेक्शन ही वाहिद। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।